फैजान रूल बहुत फेमस है। ये हमें क्या बताता है? परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट इन आयनिक बॉन्ड। एक आयनिक बॉन्ड होगा, ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, आयनिक बॉन्ड। फैजान रूल के अकॉर्डिंग उसने क्या लिया, सबको आयनिक बॉन्ड कंसीडर कर लिया और आयनिक बॉन्ड में कितने परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर है उसी को फैजान रूल ने डिफाइन किया था। अब कोवेलेंट कैरेक्टर को उसने कैसे फाइंड आउट किया? देखो, सपोज करो उसने कहा कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो हमारे कटायन के ऊपर डिपेंड करते हैं और हमारे अनायन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब भाई कटायन और एनायन फॉर्म किस में हो सकते हैं? आयनिक कंपाउंड में। तो उसने इन्हीं आयनिक कंपाउंड से एक कटायन को पिक किया और एक अनायन को पिक किया और फिर उसने बताया कि जो हमारा कटायन और एनायन के बीच में जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इस बॉन्ड में कितने परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर हो सकते हैं। बात ठीक है, समझ में आ रही है? अब देखो ये क्या कहता है कि सपोज करो हमारे पास एक छोटा कटायन है और जब छोटा कटायन है तो छोटा कटायन होने की वजह से जो न्यूक्लियस फोर्सेस होगी वो आउटर सरफेस पे ज़्यादा लगेगी। सिंपल है। ऐसे ही हमारे पास एक अनायन प्रेजेंट है तो अनायन का साइज बड़ा होगा। अब होगा क्या कि जब कटायन है अनायन है तो इस कटायन के पास डेफिशिएंसी है और इस अनायन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब ये क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करना चाहेगा और ये जो कटायन है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को गेन करना चाहेगा। अब ये जितना ज़्यादा छोटा चार्ज होगा इतनी ही ज़्यादा इसके पास पावर होगी पोलराइज होने की, इतनी ही ज़्यादा इसके पास पोलराइजिंग पावर होगी। पोलराइजिंग पावर मतलब बोले तो कि टेंडेंसी या एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अनदर स्पीसीज। अब होगा क्या, इसके पास पोलराइजेबिलिटी होगी। पोलराइजेबिलिटी मतलब देने की पावर, की कितनी देने की पावर है। अब जितना ज़्यादा साइज अनायन का बड़ा होगा वो इतनी ही जल्दी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देगा और जितना ज़्यादा छोटा चार्ज होगा वो इतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट कर लेगा। अब इस एक्सेप्ट और डोनेटेशन में ये क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास हाईली पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज, तो इनमें ओवरलैपिंग जोन बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब इनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने पड़ेंगे, इनको पास आना पड़ेगा और पास आएंगे तो इनमें ओवरलैपिंग की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है और जब ओवरलैपिंग की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है तो इससे हमारा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। फिर से सुनिएगा। अब होगा क्या, फिर से बताओ, एक्सप्लेन कर रहा हूं ध्यान से। जितना स्मॉल कटायन होगा इसके पास टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लेने की, जिसको हम पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। जैसे अनायन होगा, अनायन के पास टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन देने की, जिसको हम पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन बोलते हैं। अब जब ये आपस में एक दूसरे से साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सचेंज करेंगे तो इनकी ओवरलैपिंग होगी और जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उस इतने ही आपस में परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब ये है कि ओवरलैपिंग जोन बन रहा है। और वो ओवरलैपिंग जोन जितना हाई होगा, कैसे पता लगेगा? जितने पास ज़्यादा इसके पास डेफिशिएंसी होगी और जितने इसके पास देने की टेंडेंसी होगी उसी से हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर के जो बॉन्ड में होंगे वो ज़्यादा होंगे। कैसे? अगर सिंपल बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के लिए, अनायन के लिए हम क्या बोलते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन। पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करने की टेंडेंसी भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रॉन शेयर बोल दो, ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। टेंडेंसी, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन। ऐसे ही अनायन के केस में हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर ऑफ अनायन। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। अब जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी इतना इसके पास देने की टेंडेंसी होगी, उनके बीच में इतना ही ओवरलैपिंग जोन अच्छा बनेगा और जितना अच्छा ओवरलैपिंग जोन बनेगा उससे हमारे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब आयनिक बॉन्ड भी प्योर 100% आयनिक नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि हमारा कटायन कैसा है और हमारा एनायन कैसा है। जितना ज़्यादा छोटा हमारा कटायन होगा और जितना बड़ा हमारा आनायन होगा उसमें इतने ही ज़्यादा हमारे कोवेलेंट कैरेक्टर होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। बात सिंपल है। तो अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं कि जो पोलराइजेबिलिटी होगी और कोवेलेंट कैरेक्टर में रिलेशन आया तो वो हमारा क्या रिलेशन आया, देखिए एक बार। तो फैजान रूल सिंपल
कोवेलेंट कैरेक्टर ही फाइंड आउट कर रहा था, तो इसने कह दिया कि जो हमारे कोवेलेंट कैरेक्टर हो गए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए पोलराइजिंग पावर ऑफ पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए पोलराइजेबिलिटी ऑफ कटायन। तो जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, या सिंपल हम इन दोनों को ऐसे डिफाइन करके ये भी बोल सकते हैं, पीपी से भी डिफाइन कर देते हैं, तो हमारे जितने ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो गए, इसका मतलब उसमें इतने ही ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा, उस बॉन्ड में इतने ही कम आयनिक कैरेक्टर होंगे। भाई अगर एक बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर से कोवेलेंट कैरेक्टर की तरफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, और जब आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो इसका मतलब उसमें चार्ज सेपरेशन कम हो रहा है, और चार्ज सेपरेशन कम हो रहा है तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो रहा है। बात समझ में आ रही है? अब होता क्या है कि जितना ज़्यादा स्मॉल कटायन होगा उसके पास इतनी ही पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो अगर मैं सिंपल डिफाइन करूं तो कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कटायन के साइज के, कि जितना ज़्यादा स्मॉल कटायन होगा, या इसकी जगह तुम ये भी लिख सकते हो स्मॉल कटायन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम क्या लिख सकते हैं, लार्ज एनायन, कि जितना ज़्यादा एनायन बड़ा होगा उसके पास पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो स्मॉल कटायन एंड लार्ज एनायन हैज़ मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। बात ठीक है। अब दूसरी बात कि जो हमारा एनायन तो फिक्स है, एनायन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा कटायन होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर डिफाइन होता है। क्यों? कटायन के ऊपर जितना भी होगा इसके पास जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई ओबवियस सी बात कटायन है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी हमारा कटायन के केस में इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कोवेलेंट कैरेक्टर को कैरेक्टराइज करें तो हमारे पास तीन आते हैं। एक आता है नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, एक आता है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और एक लास्ट होता है नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओ सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, या यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हो नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल दिखा रहा हूँ, जितने भी S और P ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, जैसे Na पॉजिटिव हो गया, Al3 पॉजिटिव हो गया, ये सारे के सारे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं Sp ब्लॉक वाले। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में जिंक, कैडमियम, ये जितने भी है 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये सारे के सारे हमारे किस में आ जाते हैं, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में। और नॉन इनर्ट में जितने भी हमारे F ब्लॉक एलिमेंट हो गए या F कॉन्फ़िगरेशन में जितने प्रेजेंट होते हैं, या मैं सिंपल से कहूँ 20 इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम होगा वो सारा का सारा, जिसके आउटर मोस्ट में 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सारे के सारे नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। तो इसमें क्या आ जाता है, थेलियम जिसपे इनर्ट गैस, जिसे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है ना, ये सब बढ़ा चुका हूँ मैं इनर्ट पेयर, तो वहाँ पे भी मैंने जेड इफेक्टिव डिस्टिंग्विश किया था इन तीनों के बीच में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थैलियम आ जाएगा, Bi आ जाएगा, Pb आ जाएगा। तो इन पे क्या लगता है, इनर्ट गैस। तो जिन पे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लगता है वो नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। अब अगर इनके जेड इफेक्टिव की बात करें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पहले नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन का होगा, फिर उसके बाद सूडो का आएगा, और फिर उसके बाद इनर्ट का आएगा। तो अगर कटायन का कॉन्फ़िगरेशन हमें तीन तरीके से मिल जाए, एक कटायन हमारे पास इनर्ट गैस का है, एक कटायन हमारे पास सूडो इनर्ट गैस का है, और एक कटायन हमारा नॉन इनर्ट गैस का है, जिसमें थैलियम होगा, बेरिलियम होगा, Pb होगा, और उसमें पूछ ले कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा किसके होंगे, तो होता क्या है, रीज़न क्या है, क्योंकि इधर से इधर जाने में हमारा जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से हमारे जो कटायन है उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी, और पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी तो हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर तुम्हें कटायन के कॉन्फ़िगरेशन से चीज़ें आए तो कटायन के कॉन्फ़िगरेशन से ध्यान रखना इस चीज़ को, कोवेलेंट में सबसे पहले ये आएगा, फिर हमारा सूडो आ जाएगा, और फिर हमारा लास्ट में आएगा नॉन इनर्ट। अब देखो तुम कितनी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो फैजान रूल्स। 1 बाय 1 पूरा चार्ट बना देता हूँ और फिर एग्जाम्पल कराऊंगा अच्छे से भर के।
देखो अब जो होता है हमारा, ध्यान रखिए पूरी एक सीक्वेंस में ये लिखिएगा। कोवेलेंट करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन, कटायन, और ये क्या होगा अनायन। सिंपल है। अब देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है मेल्टिंग पॉइंट। क्यों हुआ मेल्टिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल? जितने उसमें कोवेलेंट करैक्टर बढ़ेंगे इतना ही उसमें आयनिक करैक्टर डिक्रीज होंगे, और जब आयनिक करैक्टर डिक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा और उससे को हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, and inversely proportional to basic nature of oxide। ठीक है। and directly proportional to color intensity। तो बहुत सारी चीजें कितनी होगी, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, एसिडिक नेचर हो गया, बेसिक नेचर हो गया, कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया, और चीजें और क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट का मैंने तुम्हें बता दिया कि मेल्टिंग पॉइंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। अब एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे आया, ध्यान से समझिएगा। अब होगा क्या, कोवेलेंट करैक्टर का मतलब होता है स्मॉल कटायन, सिंपल सी बात है, और स्मॉल कटायन का मतलब है कि उसके ऊपर जेड इफेक्टिव ज्यादा है, और जेड इफेक्टिव का मतलब है कि उसके ऊपर प्लस चार्ज ज्यादा है, और प्लस चार्ज का मतलब है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है। फिर से सुनो, कोवेलेंट करैक्टर का मतलब होता है स्मॉल कटायन, कि स्मॉल कटायन होगा क्योंकि उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। स्मॉल कटायन को अगर मैं बोलूं तो उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, या दूसरी टर्म में बोलूं तो जेड इफेक्टिव का मतलब हो गया कि उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज या कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब ये है कि वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, और जितनी भी ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वे ज्यादा से ज्यादा एसिडिक नेचर शो करते हैं। कैसे पी ब्लॉक में देखो सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, इसलिए एसिडिक नेचर के होते हैं। तो जितना ज़्यादा हमारा कटायन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन बढ़ेगी, इतना ही हमारा एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज होगा। वाइस वर्सा इसी के अपोजिट क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। अब बात करते हैं ये कलर इंटेंसिटी की, कि ये कलर इंटेंसिटी भाई क्या होता है। कलर इंटेंसिटी से मतलब है कि जब हमारा कोवेलेंट करैक्टर बढ़ रहा है तो कोवेलेंट करैक्टर बढ़ने से हमारी ओवरलैपिंग बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, हमारी ओवरलैपिंग इंक्रीज हो रही है। ओवरलैपिंग इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जो एक हमारा होमो है और एक हमारा लूमो है, उनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो कम है, और उस कम होने से मतलब ये है कि अगर हम कोई भी विजिबल लाइट डालेंगे तो उसमें हमारा एब्जॉर्ब करके इजीली ट्रांजिशन दिखा सकता है, और जब इजीली ट्रांजिशन दिखा जाएगा तो उसकी वजह से हमारी क्या हो जाएगी, कलर इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर से सुन लो, कलर इंटेंसिटी का कोवेलेंट के साथ रिलेशन क्या है, क्योंकि कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज होने से होमो लूमो के बीच में एनर्जी गैप कम हो जाता है, और जब एनर्जी गैप कम हो जाएगा तो उससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जल्दी हो जाते हैं, या मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इंक्रीज हो जाते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ईजिली हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारी कलर इंटेंसिटी उस कंपाउंड की बढ़ जाती है। देखो कितने फैक्टर हो गए। अब और फैक्टर बताता हूं कि जो कोवेलेंट करैक्टर होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सोल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। समझे कि जो कोवेलेंट करैक्टर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सोल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड, सोल्युबिलिटी वो सॉल्ट जो भी प्रेजेंट होगा इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट से मतलब ये है कि जब उसमें कोवेलेंट करैक्टर बढ़ गए तो आयनिक करैक्टर कम हुए, तो आयनिक करैक्टर कम हुए तो इंटरेक्शन और सेपरेशन कम हो गया, तो जिसकी वजह से तुम्हें ये लिक्विड में ही पढ़ाया था, लाइक डिसोल्व लाइक,
लाइक डिजोल्व लाइक, तो हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट में उनकी सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट। यहाँ पे वहाँ पे डाल के लिख सकते हो, लास्ट में लिख सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट। तो ध्यान से देखो कितनी चीजें एक्सप्लेन हो गई एक फेजन रूल से। 1 2 3 4 5 और ये हमारी क्या हो गई 6। तो एक फेजान रूल ने 6 चीजें एक्सप्लेन कर दी, सोलिबिलिटी भी बता दी, साथ ही कलर इंटेंसिटी भी बता दी। ये इंपॉर्टेंट है कलर इंटेंसिटी का, कि कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि कलर इंटेंसिटी कैसे होती है। सोलिबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगी इतनी ही उसकी सोलिबिलिटी नॉन पोलर में होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी पोलर सॉल्वेंट के। बात समझ में? अब क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर, क्वेश्चन कैसे आते हैं। ध्यान रखिएगा, पूरी टेबल एक साथ बनाइएगा और एक साथ सीक्वेंस भी सीरीज से लिखिएगा, और रीजन भी लिखिएगा कि कलर इंटेंसिटी का, क्योंकि अगर तुम अभी इन रीजन को नहीं लिखोगे तो तुम्हें बाद में पता ही नहीं लगेगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है कलर इंटेंसिटी के।